हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गो इजी मैथ्स में। इस वीडियो में हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेशियो के सवालों को आगे बढ़ाएंगे। रेशियो का पार्ट 5 में आपने कुछ सवाल देखा था कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा सा स्पीड अच्छा रहेगा पिछले वीडियो से, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आपसे कि पिछला जो हमारा रेशियो पार्ट 4 और रेशियो पार्ट 5 था उसे आपने ठीक से देखा होगा, और अगर आपने ठीक से नहीं देखा तो पहले उसे देख लेना चाहिए, तभी आप ये जो रेशियो पार्ट 6 है इसमें आगे बढ़ें। आइए सवालों को देखते हैं। देखिए, एक सवाल दिया गया है a प्लस बी अनुपात c इक्वल टू 7:2 इक्वल टू 7:2। a अनुपात b प्लस c ये आपको दिया है 1:2 और पूछा गया है आपसे अनुपात a, b और c का। देखिए, जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें कंबाइन करने के, कम्बिनेशन के जो कंडीशन हैं, जो शर्त हैं, वो सीधे तौर पे दिया हुआ रहता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें सीधे तौर पे नहीं दिया हुआ होता है। उसे सवाल को देख करके आपको समझना होगा कि इस रेशियो और इस रेशियो में क्या ऐसा है जिसका रियल यानी वास्तविक मान बराबर है, रियल वैल्यू बराबर है। तो अगर आप ऊपर और नीचे वाले रेशियो में देखिएगा, 3 नंबर यहाँ भी है ए बी सी, और यहाँ भी 3 नंबर है ए बी सी। ना आप इसे इसके बराबर कर सकते हैं, ना इसे इसके बराबर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का योग, यानी इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इन दोनों का भी योग क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। यह है a प्लस बी प्लस सी और यह है a प्लस बी प्लस सी। तो टोटल तो दोनों मिलके बराबर ही होगा। दैट मीन्स सम ऑफ रेशियो, यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स जो है दोनों ही अनुपात में बराबर है। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर देंगे, जो रियल में बराबर है उसे हम रेशियो में भी बराबर कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर अनुपातों का योग 9 है, यहाँ पर अनुपातों का योग 3 है। हम क्या करेंगे कि यहाँ 3 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से ऊपर भी 9 नीचे भी 9। दैट मीन्स हमारा जो अनुपात है वो कंबाइंड हो गया। पहले देखिए एक यूनिट था, ए 1 यूनिट था, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा ए 1 यूनिट रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंबाइंड नहीं था। अब क्या हो गया, अब दोनों अनुपात कंबाइंड हो गया है। जब कंबाइंड हो गया तो ए यहाँ पर जितना यूनिट है उतना ही यूनिट यहाँ पर भी होगा। तो अगर ए हमारा 3 यूनिट है तो यहाँ पर 3 लिख दिया हमने। बी हमारा, अच्छा बी तो भी हमारा नहीं निकल सकता है, पहले सी देखना होगा। कंबाइंड है ही तो सी कितना यूनिट है, 2 यूनिट, 3 2 5, टोटल मिला के हो कितना रहा है 10। तो बचा हुआ बी कितना रह जाएगा 5, यानी अनुपात हमारा हो जाएगा 3:5:2। एक और एग्जाम्पल हम अपने तरफ से आपको दे रहे हैं। देखिए, P/Q प्लस R दिया हुआ है 3:5, ठीक है। Q/P प्लस R
दिया हुआ है 2:3। अब PQR का अनुपात बताना है, यानी इन्हें कंबाइंड करना है। तो इस कंडीशन में जब भी ऐसा सवाल रहेगा जिसमें P भी है, Q भी है, R भी है, तो तीनों का योग तो जो ऊपर में होगा वही तीनों का योग नीचे में भी होगा, वास्तविक मान। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जिन चीज़ों का वास्तविक मान समान है उन चीज़ों का आनुपातिक मान को हम बराबर करने के लिए इनका योग और इनके योग को बराबर करेंगे। इनका योग है 8 और इनका योग है 5। तो हमें करना क्या होगा बराबर करने के लिए, ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो गया, अब ऊपर और नीचे जिन चीज़ों का वास्तविक मान बराबर था उनका आनुपातिक मान भी बराबर हो गया, जिनका रियल वैल्यू बराबर था उनका रेशियो वैल्यू बराबर हुआ। तो ऐसे में हमारा दोनों अनुपात कंबाइंड हो जाता है, यानी P का मान जो है रेशियो वैल्यू, P का रेशियो वैल्यू कितना है 15 आफ्टर कम्बिनेशन, है ना। कम्बिनेशन के बाद हम P का रेशियो वैल्यू सही से लिख सकते हैं, जो यहाँ है वो इनका रेशियो वैल्यू कहलाएगा। और Q का रेशियो वैल्यू यहाँ से मिलेगा आपको, ये हो गया 16 और बचा R। अच्छा, तो Q प्लस R आपका हो रहा है 25, यानी R कितना बचेगा 16, 9, 25। दैट मीन्स P, Q और R का अनुपात हो गया 15, 16 और 9। देखिए अगला सवाल है आपका A अनुपात B प्लस C अनुपात D आपको दिया हुआ है 3:5:1। A प्लस B अनुपात C अनुपात E अनुपात C आपको दिया हुआ है 3:2:3। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। ध्यान रखना हमारा मेन लक्ष्य है, ये सवाल जो है ना सेकेंडरी है, मेन लक्ष्य है हमारा कम्बिनेशन ऑफ रेशियो को ठीक ठीक सीख लेना, ठीक है। क्योंकि इस तरह का सवाल आजकल एग्ज़ाम में बहुत कम ही देखने को मिलता है ना। तो कम्बिनेशन ऑफ रेशियो अगर हम अप्लाई करना सीख गए तो सवाल में जब भी कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का एप्लीकेशन होगा वहाँ हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सब सवाल बताने का मेरा मेन मकसद है कि आप अप्लाई करना सीख जाएं। अब देखिए ऊपर वाला देखिए और नीचे वाला देखिए, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, A है, B है, C है, A है, B है, C है। तो अगर मान लो कि यहाँ A है, यहाँ भी अकेला A रहता तब तो इन दोनों को हम कंबाइन करके आराम से अपना गाड़ी निकाल लेते, लेकिन यहाँ अकेला A है, C B के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ C अकेला है तो A B के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इन सब में हम किसी को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, इक्वल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C इन्हें हम समान कर सकते हैं, क्योंकि इनका रियल वैल्यू तो समान ही होगा दोनों जगह, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे बताइए, जिनका रियल वैल्यू समान है यानी A प्लस B प्लस C, उनके रेशियो वैल्यू को हम समान करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर A प्लस B प्लस C का रेशियो वैल्यू है 8 और यहाँ पर A प्लस B प्लस C का रेशियो वैल्यू है 6। तो 8 और 6 को बराबर करने के लिए आप कितना कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 8 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 हो जाएगा, 6 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 हो जाएगा, बात बराबर हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब अगर 8 है और 6 है दोनों को बराबर करना हो तो मल्टीप्लाई करके अगर बराबर करना है, जोड़ करके तो हम बराबर कर नहीं सकते हैं, पहले ही हमने आपको ये सब बताया है। तो मल्टीप्लाई करके अगर हमको बराबर करना है तो एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि इसका भी कॉमन मल्टीपल आ जाए और इसका भी कॉमन मल्टीपल आ जाए, यानी एलसीएम दोनों का कर देना है। तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा 24। 24 करने के लिए आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ 3 से और यहाँ 4 से। तो ये सब चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में ही 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ भी 3 से हुआ, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक टर्म में ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको चेक करने का, जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको चेक करने का
तरीका ये है कि ऊपर और नीचे देख लीजिएगा कि ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू तीनों जगह समान आ रहा है कि नहीं। अगर समान आ रहा है दैट मीन्स हमारा कम्बिनेशन बिल्कुल सही है। पहले तो हम सबका वैल्यू लिख देते हैं। सी का मान कितना आ रहा है भाई, इंडिविजुअली यहाँ पर आपको दिया गया है। सी का मान है 12, ई का मान भी आ गया 8। अच्छा, ए प्लस बी है 12 और ए कितना है 9, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ बताइए। ए 9 अगर है तो बी कितना हो गया 9 3 12, चूँकि इसका 12 ही मान है ना, तो बी 3। क्या बी यहाँ पर 3 आ रहा है, आप देख लीजिए। अगर बी 3 आ रहा है तो हमारा कम्बिनेशन सही है। देखिए बी प्लस सी का मान है 15, अच्छा जिसमें सी है अकेला 12, तो बी कितना बचा 3। ठीक है, तो जो हमारा बी यहाँ है वही बी यहाँ है, यानी हमारा दोनों ही कम्बिनेशन जो है, जो हमने कंबाइन किया है दोनों को, वो एकदम सही है। तो अब यहाँ से हमें करना क्या होगा, सबका अनुपात लिखना है हमें ए बी सी डी का। अच्छा डी कितना है 3, ठीक है, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या हो जाएगा 9:2। बी है आपका 3, सी है आपका 12, डी है आपका 3 और ई है आपका 18। ठीक है, अच्छा देखिए एक मिस्टेक हम लोग से हो गया यहाँ। ई का जो वैल्यू है वो 8 आ रहा है, गलती से हमने 18 लिख दिया। हम सोच में इसलिए पड़ गए कि सब में 3 कॉमन कैसे आएगा, जब कंबाइन हम सही तरीके से कर रहे हैं। ज़्यादा तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कहीं पर। जब आप ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे जितने की आवश्यकता है। जैसे ऊपर वाले में हमने मात्र 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले में हमने मात्र 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम ऊपर में 8 था और हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते, नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो चांस बनता कि कुछ कटेगा। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन हमने अगर मिनिमम से मल्टीप्लाई किया है, लिस्ट जो है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बनाया है दोनों को, तो फिर कुछ भी कटने का गुंजाइश नहीं है। अगर कट रहा है तो आपका सवाल गलत है, मतलब आपका सॉल्यूशन गलत है। यानी यहाँ पर 18 नहीं, क्या होगा 8 होगा। अब देख लीजिए शुरू से लेकर अंतिम तक कुछ भी आपका कैंसिल नहीं होगा, यही आपका अनुपात है। ठीक है, दैट मीन्स परफेक्ट कम्बिनेशन हमारा हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे के सवाल हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, लिखा रहेगा आपका सवाल। सवाल को समझना है कि हमें क्या दिया हुआ है, उसमें क्या कंबाइन हो सकता है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात, ये शॉर्ट में संख्या लिखा हुआ है। दो संख्या 7 और 11 के अनुपात में है, दोनों में 7 ऐड किया जाता है तब अनुपात हो जाता है 2:3। अब देखिए पहले इनका अनुपात था 7:11, ठीक है। ए और बी का अनुपात क्या था 7:11। लेकिन जब आप दोनों में कुछ ऐड कर देंगे तो वही नंबर तो नहीं रहेगा, अब नया नंबर हो जाएगा। तो अब नए नंबर का अनुपात है 2:3, लेकिन दोनों ही जगह 7 ऐड किया गया है। तो जब दो संख्याओं में समान संख्या आप ऐड कीजिएगा तो उस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में डिफरेंस जो दोनों नंबर का है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ जितने का डिफरेंस होगा उतना ही का डिफरेंस यहाँ होगा, अंतर का रियल वैल्यू समान होगा। ठीक है, तो इन दोनों अनुपातों में हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए 4 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, बस आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पहले वाला दोनों नंबर हुआ, ये लेटेस्ट वाला नंबर हुआ। ठीक है, तो अब देखिए सिस्टमेटिक है। अगर आपका सॉल्यूशन सही है तो दोनों में 7 ऐड किया जा रहा है ना, यानी दोनों ही साइड आपका समान यूनिट वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में समान वृद्धि हो रहा है। तो रियल वैल्यू अगर समान वृद्धि हो रहा है रियल वैल्यू में, तो यूनिट वैल्यू में भी समान वृद्धि होना चाहिए। तो देखिए 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है आपका इधर भी, और 7 से 8 इस तरफ हो गया, तो 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है इस तरफ भी। तो कितना बढ़ा है, पहले वाले से बाद वाले में वृद्धि हुआ, यूनिट में कितना 1 यूनिट, और वास्तव में कितना 7, तो 1 यूनिट का मान 7 हो गया। अब पूछा जा रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो छोटी संख्या आपका 11 यूनिट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा
11 सते 77 आपका आंसर हो गया। 1 यूनिट का मान 7 तो 11 यूनिट का मान 77। जब भी आप सवाल बनाएंगे तो दोनों तरफ इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही तरफ से आपका काम चल जाएगा। आइए अगला सवाल में आते हैं। देखिए अगला सवाल है ठीक वैसा ही सवाल है, बस इसमें अनुपात आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो पहले सवाल को हम हल करने के लिए उसके रेशियो को, पहले अनुपात को हम पहले लिखते हैं 2.1/2 यानी 3/2, और दूसरा हो जाएगा 6/2 ठीक है। जब इसको आपको सॉल्व करना है, ये भी आपका फ्रैक्शन में है, इंटीजर में लाने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसके आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 से आप दोनों ही को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अनुपात क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा आपका 9, ये आपका 9 और 16, 9:16, ठीक है। अच्छा अब दूसरा कहा जा रहा है, दूसरा बाद में ये क्या हो जाता है, बाद में 5/3 अनुपात 5/2, ठीक है। तो ये 5 से 5 आपका कट जाएगा, अनुपात आपका क्या हो जाएगा, आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2:3 हो जाएगा। यानी पहले था 9:16, अब हो गया 2:3। तो दोनों ही में समान संख्या ऐड किया जा रहा है, सॉरी यहाँ 15 है, 15 ऐड किया जा रहा है दोनों में, ठीक है। यहाँ सही लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में भी जब इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में डिफरेंस हो सवाल में, जैसे आपका क्वेश्चन इंग्लिश में भी होगा हिंदी में भी होगा, तो अगर कहीं दोनों में अंतर हो तो इंग्लिश वाला सही होगा, जैसे कि यहाँ सही हुआ। तो सबसे पहला काम, दोनों में समान संख्या ऐड किया गया है। ये है आपका पहले ए और ये है बी, और ये बाद में जो ऐड करने के बाद आया। तो डिफरेंस को हम सबसे पहले कांस्टेंट करेंगे। यहाँ डिफरेंस 7 का है तो यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 1 का था मात्र, यहाँ 1 का डिफरेंस था, यहाँ 7 का था, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ भी 7 का डिफरेंस आ जाएगा। आ गया है ना, 14 और 21 अंतर हो गया 7 का। तो अब देखिए आपका 9 से हो गया 14, कितना बढ़ गया 5, इधर भी देख लीजिए 5 ही बढ़ा है ना, 16 से 21 5 ही बढ़ा है, यानी हमारा कॉम्बिनेशन सही है। तो 5 यूनिट का मान आपको दिया गया है 15, 5 यूनिट का मान 15, यूनिट में 5 बढ़ा है और रियल में 15 बढ़ गया है। तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया 15, और पूछा क्या गया है, बड़ी संख्या आपकी 16 है। 16 का वैल्यू क्या होगा, 5 तिया 15 तो 16 तिया 48, ठीक है। आपका सवाल सॉल्व हो गया। पाँच यूनिट का मान दिया गया है 15, तो 16 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 48, यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ये सवाल भी आपका डिस्कस हो गया। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो क्या है 3:5। पहले से अनुपात 3 और 5 का है। पहले आपको इस सवाल को खुद से बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, खुद से इसका सॉल्यूशन लाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको हमारा सॉल्यूशन देखना चाहिए, तभी आपका माइंड जो है वो एक्सपेंड कर पाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। कभी भी सवाल को जब भी आप YouTube पे बनाते हैं तो पहले खुद से प्रयास कीजिए, फिर टीचर का देखिए। देखिए कहा गया है बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या दिया गया है बंधु, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है 3 और 5 का अनुपात। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ 25 न्यू गर्ल्स द रेशियो बिकम 1:2। देखिए ये अनुपात किस चीज़ का दिया हुआ रहता है, संख्या का अनुपात दिया हुआ रहता है। अनुपात हमेशा संख्या का ही होता है। तो लड़कों के संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों के संख्या का अनुपात पहले था 3:5, ठीक है। और अब उनके संख्याओं का अनुपात 1:2 हो गया, ठीक है। तो पहले वाली संख्याएं और अभी वाली दोनों संख्याएं, इसमें क्या कुछ ऐसा है जिसका वैल्यू, रियल वैल्यू समान है,
दोनों का योग, दोनों का डिफरेंस या दोनों में कुछ, ये सोचना है बस। तो अगर आप ठीक से सोचिएगा तो आपको समझ में ये बात आएगी ना कि भाई लड़कों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव किसकी संख्या में हुई है? लड़कियों की संख्या में बदलाव हुआ है, लड़कों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो लड़कों का जो पहले संख्या था वास्तविक मान वही अभी है। इन दोनों अनुपातों में यहाँ लड़कों की संख्या का अनुपात रेशियो वैल्यू दिया गया है पहले वाले का और यहाँ अब वाले का। रियल वैल्यू दोनों का चूँकि समान है इसलिए हम रेशियो वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करके समान कर देंगे। अब देखेंगे कि लड़कियों के रेशियो वैल्यू में वृद्धि हो गया। आप देख रहे हैं कितना सिस्टमेटिक है। यहाँ अनुपात था 1:2। लड़कियों की संख्या में 25 की वृद्धि हुई है लेकिन रेशियो में दिख रहा है कि कमी है। क्यों कमी दिख रहा है? क्योंकि अनुपात कंबाइंड नहीं है। यहाँ का 1 यूनिट यहाँ के 1 यूनिट से कम होगा, तभी तो ये 2 यूनिट हो करके ही इससे 25 ज़्यादा है। आप बात समझ रहे हैं ना? लेकिन जब हमने दोनों को कंबाइंड कर दिया, कंबाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि इसका 1 यूनिट और इसका 1 यूनिट अब समान हो गया है। सब मतलब एक ही यूनिट में आ गया है, एक ही मुद्रा में आ गया है। ठीक है, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर अब हो गया, ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर हो गया। बात आप समझ रहे हैं ना? तो जब समान हो गया तब देखेंगे कि लड़कियों की संख्या के यूनिट वैल्यू में कितने की वृद्धि हुई? 1 यूनिट की वृद्धि हुई। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 1 यूनिट का मान आपको 25 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज न्यू स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। न्यू स्ट्रेंथ ये हुआ, लड़के 3 लड़कियां 6 यानी टोटल 9 और 25 गुना 9 कितना हो जाएगा? 225। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बीच बीच में हम आपको याद ये दिलाते रहना चाहते हैं कि हमेशा अपना जो स्ट्रेंथ है उसको कायम रखिए। ठीक है, पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए, किसी भी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाइए। चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर क्यूरियसिटी अगर नहीं है तो फिर लाख हम प्रयास करें, आपके भीतर हम कुछ नहीं डाल सकते हैं, आप में बदलाव हम नहीं ला सकते हैं। बदलाव आप में एक ही इंसान ला सकता है, वो खुद आप हैं। हम बस एक जरिया हैं चीज़ों को समझाने के लिए, हम यहाँ पर हैं। जो प्रॉब्लम आपका है उसको सॉर्ट आउट मतलब उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा हम मदद करेंगे, यही हम कर सकते हैं। कोई भी टीचर यही कर सकता है आपके साथ। लेकिन बदलाव अगर होगा तो आपसे होगा, हमसे बदलाव नहीं होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको भूख ना लगे और ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाए तो वो खाना आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर ये कुछ भी जो आप यहाँ सीख रहे हैं उसको सीखने की क्यूरियसिटी अगर आपके अंदर नहीं है, उत्सुकता आपके अंदर नहीं है, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को समझिएगा कि किसी भी चीज़ को समझने का पहला प्रयास आपका होना चाहिए। हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, परेशानी हुई, तभी तो कोई मदद करेगा। तो वो परेशानी जिस वजह से हम नहीं सीख पा रहे थे वो वजह भी हमेशा याद रह जाएगा, यानी कि हम बहुत कुछ सीख गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आइए अगला सवाल देखते हैं। जिस भावना से अपने मोबाइल के गेम को आप देखते हैं एक इंटरेस्ट के साथ, उसी भावना से इन सवालों को देखना है। ठीक है, देखिए जिस तरह से आप गेम में सीख जाते हैं धीरे धीरे खेलना, उसी तरह से यहाँ भी सीख जाइएगा। ये भी एक तरह का गेम ही है, गेम के अलावा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बात समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे फिर सारा रास्ता क्लियर हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि डेडिकेशन एक होना चाहिए कि दूसरा जितना भी हम काम कर रहे हैं सबको समर्पित कर दें अपने काम के लिए। कहा जा रहा है सवाल में कि रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन ए क्लासरूम इज़ 4:3, है ना। लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है?
एक क्लासरूम है जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात है 4:3। इफ़, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहा गया इफ़ 7 गर्ल्स लीव द क्लासरूम, यदि 7 लड़कियाँ कक्षा छोड़ दे तब अनुपात 2:1 हो जाएगा। यदि छोड़ दे मतलब छोड़ा है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, छोड़ा है नहीं, छोड़ा नहीं है, कल्पना किया जा रहा है कि यदि छोड़ दे, ठीक है। जैसे हम कहें आपसे कि यदि हमारे पास 100 रुपया हो जाए ना, 100 रुपया कोई यदि हमें दे दे तो हमारे पास टोटल 500 रुपया हो जाएगा। अब फिर हम आपसे पूछेंगे बताओ हमारे पास कितना पैसा है, तो आप क्या कहिएगा 500 या 400? आपका आंसर होगा 400, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सीधे पूछा है व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास रूम, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो आपको छोड़ने के बाद का नहीं बताना है इस कंडीशन में, छोड़ने के पहले, क्योंकि छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं। अगर सवाल में ऐसा लिखा हो रहा था कि छोड़ के चले गए तो स्ट्रेंथ बताइए, तब हम नया वाला बताते, लेकिन छोड़ के गया नहीं है, कल्पना किया जा रहा है छोड़ के जाने का। तो इस कंडीशन में हम पहले वाला, पहले कितना विद्यार्थी था क्लासरूम में, ये हमारा आंसर होगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 4:3 हुआ, पहले था, अब हो गया है 2:1 हो जाएगा। मतलब कल्पना में इनका अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। कब? जब 7 लड़कियां क्लास को छोड़ देंगी। अब 2 अनुपात हैं, इन दोनों अनुपात में कुछ ऐसा है जिसका रियल वैल्यू नहीं बदला है, तो वो है लड़कों की संख्या का वास्तविक मान में कोई बदलाव नहीं आया है। तो लड़कों की संख्या पहले भी 4 थी, अभी भी लड़कों की संख्या 4 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वास्तविक मान में अगर बदलाव नहीं आया तो आनुपातिक मान में बदलाव नहीं आना चाहिए। लड़कियों के संख्या का रेशियो वैल्यू 1 यूनिट से यहाँ घट रहा है, जिसका मान है 7। लड़कों का हमने कंबाइन किया, दोनों रेशियो हमारा कंबाइंड हो गया। ठीक है, 1 यूनिट का मान क्या हो गया 7। अब पूछा क्या जा रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ वाला ही हमारा आंसर होगा। पहले कितना यूनिट था विद्यार्थी यानी लड़का लड़की दोनों मिलाकर 7 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 7, तो 7 यूनिट का मान 7 गुना 7, 49 आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इतना लिखने का आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर एग्जामिनेशन हॉल में देखिएगा, इस तरह का सवाल आएगा, तो वहाँ पे आप आराम से ऐसे ही बैठे बैठे सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ करने की, लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेंटली सब काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप वहाँ देखिएगा कि यहाँ 4 है, 3 है, यहाँ 2 1 है, तो इसमें 2 ही से ना मल्टीप्लाई करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 होगा, 3 में 2 गया 1 का मान 7, तो 7 का मान 49। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब पेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ऐसे सवालों में, यदि आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का सहारा लेंगे तब। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए बेहद आसान सवाल है, पहले खुद से प्रयास ज़रूर कीजिएगा फिर ही सॉल्यूशन देखिएगा। कहा गया है सवाल में कि दूध और पानी का अनुपात 13:9 है, मिल्क और वाटर का अनुपात 13:9 है। अब दोनों ही में 4-4 लीटर का वृद्धि किया गया है, तब अनुपात हो जाता है 7:5। तो इस स्थिति में दूध की मात्रा और पानी की मात्रा जो है, और इस स्थिति में दूध की मात्रा और पानी की मात्रा जो है, उसका अनुपात आपको दिया गया है। यहाँ भी 4 लीटर का वृद्धि हो गया, यानी ये वाला इससे 4 लीटर ज़्यादा है और ये वाला इससे 4 लीटर ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हमने आपको बताया हुआ है कि इन दोनों का जो अंतर है और इन दोनों का जो अंतर है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ देखिए दोनों का अंतर कितने का है 4 का, और यहाँ अंतर कितने का है 2 का। तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारा अनुपात क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। अब हम कह सकते हैं कि दूध में कितने का वृद्धि हुआ, पानी में कितने का वृद्धि हुआ 1 यूनिट का, और वास्तव में कितना वृद्धि हुआ है 4 लीटर का, यानी 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 4 लीटर। देखिए इस तरफ भी 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है ना,
दोनों में समान वृद्धि हुआ है, यानी यूनिट वृद्धि भी समान होना चाहिए, तभी आपका कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है। अब कहा जा रहा है आपसे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सवाल में क्या कहा गया है, यदि 4 लीटर मिल्क, देखिए यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा, इफ़ दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ 4 लीटर ऑफ मिल्क एंड 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यदि 4 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, दैट मीन्स मिलाया नहीं गया है, कल्पना किया जा रहा है मिलाने का। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ वाला का आंसर हमें करना होगा। तो 1 यूनिट का मान 4, 13 और 9, 22 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 88, यानी आपका आंसर हो जाएगा 88। ऑप्शन में आपका 96 भी दिया हुआ है, जो कि बाद वाले का वैल्यू होगा, लेकिन आपका आंसर क्या होगा पहले वाला। अगर यहाँ इफ़ नहीं दिया हुआ रहता तब आपका आंसर होता सी, यानी 96। In a classroom, the ratio of boys and girls is 3:2। अनुपात दोनों का कितना है, लड़के और लड़कियों का 3:2। 5 लड़के चले गए, यहाँ देखिए 5 boys leave and 5 new girls join। 5 नई लड़कियाँ आ गई, आ जाएं, यानी कल्पना ही किया जा रहा है, तब अनुपात 1:1 हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ये बिकम्स लिखा हुआ है और इसके बाद कुछ नहीं है, बिकम्स है, इसको हम मिटा के यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, चूँकि ये आ नहीं रहा होगा कैमरा में, बिकम्स। ठीक है। अब देखिए सिंपल सवाल है, कहा गया है कि पहले लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है 3 और 2, और फिर क्या हो जाता है अनुपात 1:1। अब इस सवाल में देखिएगा कहा जा रहा है कि 5 लड़के छोड़ते हैं और 5 लड़कियां ज्वाइन करती हैं। तो इस दोनों ही केस में लड़कों का भी संख्या बदल रहा है, लड़कियों का भी संख्या बदल रहा है, दोनों का डिफरेंस भी समान नहीं होगा। समान होगा तो दोनों का योग, यानी विद्यार्थियों की संख्या तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि जितने लड़के छोड़ रहे हैं उतनी ही लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले जितना था उतना ही अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। रियल वैल्यू समान है तो हम रेशियो वैल्यू को भी क्या करेंगे समान। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो वैल्यू है 5 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो वैल्यू कितना है 2। तो ऊपर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए जितने लड़के छोड़ रहे हैं उतनी ही लड़कियां बढ़ रही हैं। लड़के 6 से 5 हो गए, यानी 1 यूनिट का कमी हुआ ना, और लड़कियों की संख्या जो है वो 4 से 5 हो गया, यानी 1 यूनिट का वृद्धि हुआ। दैट मीन्स जैसा कहा जा रहा है वास्तव में वैसा ही हमारा अनुपात में आ रहा है। दैट मीन्स हमारा कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। तो 1 यूनिट का मान आपको दिया गया है 5, 1 यूनिट का मान दिया गया है 5। तो पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें सवाल उठता है कि पहले वाला बताएं या अब वाला बताएं। तो पहले वाला बताइए चाहे अब वाला बताइए, दोनों ही कंडीशन में तो समान ही संख्या होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में तो कोई बदलाव आया नहीं, तो आप कोई भी बता दीजिए। यहाँ 10 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया, 1 यूनिट का मान 5, तो 5 + 5 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है ये सही है। ठीक है। एसएससी का जो मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं या बैंकिंग या जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये सिर्फ एक ज़रिया है। हमारा मेन मकसद ये है
कि हम आपके भीतर जो पढ़ने का जो टेक्निक होता है, जो तरीका होता है कि किस तरह से हम अपने आप को किसी वे में स्किल्ड करें, ये सिखाना हमारा मेन मकसद है। ठीक है, जैसे अभी हम सवालों को बना रहे हैं, तो सवाल को आप पहले भी बनाते थे, अभी भी सवाल बनाते हैं, सवाल आगे भी बनाएंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है कि वो आपका ये सोच बदल देना सवालों के प्रति, कि सवाल को हम किस तरह से अप्रोच करें। हमारा जब हम कोई टॉपिक लेकर के बैठते हैं तो हमारे भीतर किस तरह का रिएक्शन हो, उससे हम डर करके बैठें या फिर उसको एक हार्ड टास्क लेकर के बैठें या उसे खेल खेल में हम सीखें। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद ये सिखाना कि जिस तरह से सारा गेम है, वीडियो गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जिन चीज़ों में आपकी रुचि है, उसी तरह से शिक्षा भी है, एजुकेशन भी है। एजुकेशन कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आदमी को डरना चाहिए, और डरना आप मतलब जो है ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ नहीं है एजुकेशन। तो ये चीज़ आपके माइंड में डालना हमारा मेन लक्ष्य है। हम स्टार्ट किए हैं एसएससी के मैथमेटिक्स से। सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथ्स पूछे जाते हैं उनका सारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें। उसके बाद हमारा वीडियो ऐसा नहीं कि यहीं तक लिमिटेड रहेगा। हमारा सोच ये है कि हम जो 10th के नीचे के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ करें। तो आने वाले समय में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो 10th के नीचे का होता है, हिस्ट्री, ये सारा कुछ पे हम अपना जो काम है वो करते हैं, और उन लोग को अच्छा एक टीचिंग मतलब एक अच्छा कोचिंग हम दे सकें, ये हमारा फ्यूचर का सोच है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि हमसे जोड़ने का मकसद ये मतलब ये है कि आप थोड़ा सा अपना वे जो है, जिस धारा में आप पहले से बहते आ रहे हैं, अब उस धारा को छोड़ना है और एक नया धारा पकड़ना है जिसमें आनंद है। मैथ्स को बनाने में, रीजनिंग को बनाने में, जीके जीएस पढ़ने में, इन सब चीज़ों में एक ब्लिसफुलनेस होना चाहिए। जैसे आप सोचिए कि हिस्ट्री कोई पढ़ना चाहता है तो एक पढ़ने का तरीका हिस्ट्री ये है कि भाई एग्ज़ाम में चूँकि हिस्ट्री का सवाल आता है, अब लो, अब पढ़ना स्टार्ट करो, दिमाग का दही करो, परेशानी को उठाओ। और एक ऐसा भी सोच होता है कि इंसान नॉस्टैल्जिक हो जाता है कि मतलब आज दुनिया ऐसा है, पता नहीं आज के 2000 साल पहले कैसा होगा, जिस समय हड़प्पा सभ्यता रहा होगा उस समय कैसा होगा। तो ये सब फीलिंग अगर आपके अंदर आता है, उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो आपके क्यूरियसिटी को फुलफिल किया जा रहा है उस एजुकेशन से, तो वो एजुकेशन आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो इन चीज़ों को समझिएगा कि मेन मकसद हमारा ये है कि हम आपके पढ़ने के ढंग को बदल दें, उसमें एक बदलाव आपको दिखे। सवालों को जब हम देखें तो वो हमें इंटरटेनमेंट के जैसा लगे। जैसे कि अगर हमारे सामने मोबाइल का गेम आता है, हमें गेम खेलने में अगर इंटरेस्ट है, तो गेम को देख करके ही हमारे अंदर किस तरह का रिएक्शन होता है, एक खुशी का लहर दौड़ता है। लेकिन सवाल को देखते हैं तो हम टेंशन में आते हैं। तो ये चीज़ को बदलना है, सवालों को देख के टेंशन में नहीं आना है, खुश होना है कि चलो कम से कम एक मौका मिला कुछ टाइम पास करने का। तो इस तरह से जो आपका स्किल डेवलप होगा, आनंद के साथ अगर किसी चीज़ को आप सीखिएगा, उसमें कब आपका स्किल डेवलप हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कोई बंदा अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, जैसे मान लो सिनेमा में इंटरेस्ट रखता है, तो देखते देखते सारा जो अभिनेता है या सारी जो फिल्में हैं, कब उसके दिमाग में सिनेमा का सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ आ जाता है, ये उसे पता भी नहीं चलता है। सारा इंटरेस्ट ये सब खेल करवाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो गानों का ढेर सारा लिस्ट उसके पास हो जाता है। आप हमसे पूछिए, म्यूजिक में हमारा बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। जीके अगर आप हमें याद करने के लिए कहिएगा, जिस तरह से बचपन में याद कराया जाता था, तो वो हमारे लिए एक आर्डुअस टास्क हो जाता था, बहुत झंझट लगता था जीके को याद करने में। लेकिन गानों को याद करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। गाने मतलब सुनता था, 1-2 बार में याद हो जाता था। वजह इसके पीछे क्या है? उसमें हमारी रुचि थी, जीके में हमारी रुचि होती नहीं थी। टीचर ने इंटरेस्ट को जगाया नहीं। हम प्रयास ये करते हैं कि हम आपके इंटरेस्ट को जगाएं। आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं जगेगा ना,
रिजल्ट आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेंशन में किया गया काम में वो शाइनिंग नहीं होता है जो शाइनिंग इंटरेस्ट के साथ किया गया काम में आता है। आपका स्किल जितना डेवलप इंटरेस्ट के साथ काम करने में आएगा, अगर आप प्रेशर लेकर के करेंगे, डर डर के करेंगे और इसलिए करेंगे कि हमको बस रिजल्ट लाना है, इसलिए अगर आप करेंगे तो वो शाइनिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तकरीबन कुछ सवाल हमने किया है आज। अगले वीडियो में कम्बिनेशन ऑफ रेशियो के सवालों को अभी आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारा सवाल कम्बिनेशन ऑफ रेशियो का आना बाकी है। और ध्यान रखिएगा, हमारा एक ही बात कहना है कि अभी हम कम्बिनेशन ऑफ रेशियो सीख रहे हैं, इसे आप खेल की तरह लेंगे, न कि टास्क की तरह। जैसे पहले सवालों को देखते थे, जैसे पहले किसी टॉपिक को देखते थे कि हमारे सर पे एक बोझ है, अब वैसे देखना नहीं है। अब देखना है इस तरह से कि चलो कुछ देर खेलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।